आया? चलिए, तो अभी जो हमें चीज़ें समझनी है वो हमें पढ़ना है बेसिक। तो हमने आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई सेल है, अब ये सेल क्या करने की कोशिश कर रहा है? डिवीजन। अगर ये सेल डिवीजन करने की कोशिश करेगा तो इसमें दो फेज होता है, इसका मतलब सेल डिवीजन करेगा तो इसमें हमें जो मेन पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यम फेज। कौन सा फेज पढ़ना है? यम फेज। दिख रहा है क्लियर? अगर हम यम फेज की बात करेंगे तो यम फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज समझ में आना? माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब माइटोटिक फेज में जो होता है ये दो तरीके का होता है, इसमें दो होते हैं टर्म। मैं कह सकता हूँ, यहाँ समझ लीजिए, तो अगर मैं बोलूँगा माइटोटिक फेज का, माइटोटिक, तो माइटोटिक जो आपका फेज होता है इसमें आपका दो फेज होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब इसमें हमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ना है। आया? और अगर इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर कौन डिवाइड करेगा? तो हमने कहा इसमें हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन समझ में आ रहा है ना? और मैं इसमें पढ़ूंगा साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर कोई सेल डिवाइड करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीट में, अगर कोई सेल डिवाइड कर दे तो पहले क्या होगा? पहले ये होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। समझ में आया? अब मैंने कहा अगर मान लीजिए न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो चार फेज, मैंने कहा था पमाट, याद आया कुछ? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसका मतलब न्यूक्लियस अगर डिवाइड, इसका मतलब इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस ने अपने आप को चार सीक्वेंस में रखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें रखा है। अब इसका बेसिक समझ लीजिए। अगर मैं इन सब का बेसिक बताऊं आपको, बेसिक का मतलब ये है क्या होने वाला है, तो मैं कहा देख मेरे पास चार सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल और ये चार सेल, यही चार सेल है। पूरा माइटोसिस में यही कहानी होने वाली। तो अब मैंने कहा ये चार नहीं है, ये तीन है, तो हमने फिर से बना देता हूँ। मान लीजिए ये पहला सेल मैंने बनाया, ये दूसरा सेल मैंने बनाया और ये मैंने बना दिया तीसरा सेल, और मैंने फिर ये चौथा सेल बना दिया। आपको दिख रहा होगा ये सेल है। अब इस सेल में क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ समझिए, देखिए माइटोसिस में क्या होता है, मान लीजिए सेल डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो जब ये डिवाइड करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रोमोजोम कंडेंस हो जाएंगे पहले वाले में। जब क्रोमोजोम कंडेंस इसमें होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में मेन मकसद होता है, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम कंडेंस होता है। क्रोमोजोम कंडेंस का मतलब देख, ये क्रोमेटिन है, अब इस क्रोमेटिन को मैं कंडेंस करूंगा तो क्रोमोजोम किस में तब्दील हो रहा है? इसका मतलब क्रोमेटिन किस में तब्दील हो रहा है? क्रोमोजोम में। इसका मतलब ये हुआ प्रोफेज में यही क्रोमेटिन कंडेंस करता है, इसका मतलब ये कंडेंस होके ये क्या बन गया? क्रोमेटिड। मतलब प्रोफेज में मेन है कि क्रोमोजोम को मोटा, मतलब कि क्रोमेटिन ऐसे कंडेंस होता है, जब कंडेंस होता है तो क्या बनेगा? क्रोमोजोम। इसका मतलब मेन मकसद है प्रोफेज का कि क्रोमेटिन क्या करे? कंडेंस करे। इसका मतलब अब इसमें क्रोमेटिड, अच्छा क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में फर्क होता है, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन में फर्क होता है। ये अभी क्रोमेटिन है और जब ये क्रोमेटिन ऐसे अरेंज होगा, गुच्छे गुच्छे बनाएगा तो ये क्या बनेगा? क्रोमोजोम। इसका मतलब प्रोफेज में आपको क्रोमेटिड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रोमोजोम बन गया तो क्रोमेटिड तो जाहिर सी बात है देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रोफेज में मेन मकसद याद रखेंगे, हमेशा कंडेंसेशन होता है। जब कंडेंसेशन होगा, क्रोमोजोम बनेगा, तब तो क्रोमोजोम यहाँ कहीं आएगा ना। ये प्रोफेज हो गया। क्या होगा मेन मकसद? कंडेंसेशन। अब देखो इसमें, अब ये कंडेंसेशन हो गया, इसका मतलब ये क्रोमोजोम ऐसे, तब इसका मतलब क्रोमोजोम जब बनेगा तो उसमें क्रोमेटिड दिखने लगेगा। तो मैंने क्या किया? क्रोमेटिड दिखा दिया आपको। मैंने क्रोमोजोम के साथ क्या दिखाया? क्रोमेटिड। तो ये जितने भी हैं क्रोमेटिड है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ? इससे क्या जोड़ूंगा? देखिए प्रोफेज में क्या क्या होगा, अब इन क्रोमोजोम से कुछ जुड़ेगा। अब भाई इसको अगर मान लीजिए मैंने कहा मुझे इस सेल को डिवाइड करना है, तो इस क्रोमोजोम को जब मैं इन सबको सेंटर में लगाऊंगा तब तो बांट पाऊंगा ना। मान लीजिए इधर डिवाइड किया, 4 मिले उधर चले गए, 2 मिले इधर लटक गए। आया? तो कह रहे पापा भैया कहाँ हैं हम? समझ में आया ना?
तो अभी इनको क्या करना है, इनसे भी किसी चीज़ को जोड़ना पड़े, क्योंकि मुझे अगर इस क्रोमोजोम को अलग करना है, जैसे हमने कहा मैंने डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना है, तो ये तो क्या है, क्रोमोजोम है, तो इसको हम तोड़ने पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम स्पिंडल फाइबर जोड़ देते हैं। कौन किसको जोड़ेंगे, स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़ा हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर है, समझ में आया ना। तो स्पिंडल फाइबर ये जुड़ गए हैं। चलिए अब जब इनको हम यहाँ, अब देखिए मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज के बाद कौन आएगा, मेटाफेज। जब ये मेटाफेज में पहुंचते हैं तो क्रोमोजोम के स्पिंडल फाइबर ऐसे इक्वेटर पे लगा देगा। जब इक्वेटर पे लगाएगा तो ये क्रोमोजोम ऐसे लग जाते हैं, समझ में आ रहा है। अब ये कहाँ पे हैं, सेंटर में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, सेंटर में। मेटाफेज का मतलब है क्रोमोजोम किस में आ जाएं, सेंटर में। और इनसे कौन जुड़ा रहेगा, स्पिंडल फाइबर। कौन जुड़ा रहेगा, स्पिंडल फाइबर। अब ये सेंटर पे लग गए हैं, अब समझ में आया। अब ये सेंटर पे लग गए हैं। अब जब यहाँ से इधर आएंगे तो कौन आएगा, एनाफेज। जब एनाफेज आएगा आपका, तो ये जो क्रोमोजोम होंगे आपके, ये क्रोमोजोम जो इस पे स्पिंडल फाइबर लगे थे, इनमें होगा खिंचाव। जब खिंचाव होगा तो क्रोमोजोम टूट जाएगा क्रोमेटिड में। आया, हमने कहा प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोजोम बना। पहले तो क्रोमेटिन था, क्या बना, क्रोमोजोम। जब क्रोमोजोम बनेगा तो उसके पास क्या होंगे, क्रोमेटिड आएंगे। अब मेटाफेज में क्या किया मैंने, क्रोमोजोम से किसको जोड़ा, स्पिंडल फाइबर को। अब जब इसमें जुड़ गया तो हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया। जब उसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब उसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, क्रोमोजोम का क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। अब यहाँ आपका सेल जो था ये अलग हो गया। आया, समझ में आया। देखिए टूट गया, अब अलग हो गया। जब अलग हो जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये अलग सेल बन जाएगा और ये जब होगा ये आपका अलग सेल बन जाएगा। अब इसमें क्या आ गया, फिर से वही क्रोमेटिन आ गया। आया समझ में, नहीं समझ में आया। देख, प्रोफेज और ये हो गया टीलोफेज। समझिएगा कहानी, ये आपका टीलोफेज है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेज में और टीलोफेज में बहुत समानता है। कैसे, हमने कहा यहाँ भैया क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बन रहा था, वहाँ फिर से क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। इसका मतलब अगर यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, ये सब बेसिक है, अभी आगे बताएंगे सब अच्छे से। यहाँ अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन। क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन। इसका मतलब यहाँ क्रोमोजोम बन रहा है, यहाँ क्रोमेटिन फिर से बन रहा है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। यहाँ क्या होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, क्योंकि यहाँ फिर से नया सेल बनाना है। यहाँ गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब गायब हो जाएंगे, वहाँ फिर से सब दोबारा आएंगे। यहाँ तो इसका ट्रिक है गिन डिसअपियर, गिन रीअपियर। तो बेसिक समझ में आया माइटोसिस में क्या करना है, इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी कैसे समझेगा, हम बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 ही फेज है। यहाँ कंडेंसेशन होगा, यहाँ सेंटर में क्रोमोजोम लगेगा, यहाँ स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को क्रोमेटिन में तोड़ देगा, साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद क्या हो जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। आया ना, जब 2, इसका मतलब प्रोफेज का उल्टा कौन है, टीलोफेज। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब स्टार्ट करें माइटोसिस से। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, सब जाते हैं आपको। समझ में आया, इसको हाँ लाइए, हाँ इसका स्नैप ले लेते हैं। अब देखिए भाई, ये तो बेसिक रहा, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना, बेसिक रहा, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक, थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब हो गया कि आपको अब क्या समझना, बेसिक समझ में आ गया। इसका मतलब अगर सीधा सा अगर नाम देगा प्रोफेज, तो ये क्या बात समझना भैया, इसमें कंडेंसेशन ही होने वाला है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब देखो, हमने कहा मान लीजिए हम बात करेंगे माइटोसिस का, मेन तो हमारा यही है। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो देखो, माइटोसिस को प्लांट सेल में जिसने डिस्कवर किया था, प्लांट सेल में जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था, स्ट्रासबर्गर, ये नाम था इनका। और जिन्होंने एनिमल सेल में डिस्कवर किया था, एनिमल सेल में देखा, एनिमल सेल में डिस्कवर किया गया था फार्मर और मोरे के द्वारा। फार्मर, हाँ ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहे, फार्मर एंड फ्लेमिंग। अरे उसका नाम फ्लेमिंग रख लीजिए, फ्लेमिंग थी,
साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहे या ना रहे दैट्स नॉट अ मैटर, लेकिन ये इतना याद रहे तो मैं बोलूँगा माइटोसिस के बारे में। प्लांट में जिसने देखा नाम स्ट्रासबर्गर और एनिमल में जिसने देखा नाम था फ्लेमिंग था। छोटी सी बात है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे कोई दर्द नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत 90 मतलब कि 1% चांस होता है कि साइंटिस्ट का नाम आएगा, क्योंकि वो सीधा उनको पता होता है, क्वेश्चन आपको घुमाना है उसको। तो आप सोचिए आपका एक नंबर, अगर उसको आपको आपका नंबर गिराना है तो आपको सीधा आंसर नहीं दिया जाएगा, नहीं तो सब ऐसा रट के बैठे होते। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब देखिए कॉल्ड माइटोसिस को हम और क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे माइटोसिस का बहुत सारा नाम होता है। तो हम पहला बोलेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन, या कह सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और इसे कह सकते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन, क्योंकि ये किस में पाया जाएगा, सोमैटिक सेल में पाया जाता है। आपको पढ़ाया था हमने, 2 सेल होते हैं हमारे बॉडी में, एक सोमैटिक सेल और एक जेनाइटल सेल। देख लीजिएगा, हमने कहा हमारे बॉडी में 2 सेल होते हैं, एक क्या होगा सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और एक क्या होता है जेनाइटल सेल। क्या होता है जेनाइटल सेल। तो हमने कहा सेल में 2 सोमैटिक सेल, जेनाइटल सेल। सोमैटिक सेल में हमेशा क्या होगा, माइटोसिस। तो वह सेल जो हमेशा माइटोसिस करता है उसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। और जेनाइटल सेल क्या करेगा, मियोसिस। और जो सेल मियोसिस करेगा इसका मतलब सीधी सी बात है भैया वो गैमीट बना रहा है। और हमेशा हर सेल, इसका मतलब पूरी बॉडी हमारी कौन सी सेल है, सोमैटिक सेल है। जेनाइटल सेल कहाँ होते हैं, वो तब होते हैं जब आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। इसका मतलब सेक्स ऑर्गन में जेनाइटल सेल होते हैं, वो तब मियोसिस करेंगे जब सिर्फ गैमीट बनाना हो। लेकिन जेनाइटल सेल में अगर चोट लग जाए तो भैया वो क्या करेगा, माइटोसिस मियोसिस करेगा नहीं। उसमें भी अगर सेल की रिकवरी करनी है तो भैया वो भी क्या करेगा, माइटोसिस ही करना पड़ेगा। इसका मतलब जब गैमीट बनेगा तभी मियोसिस होगा, अन्यथा पूरी बॉडी में आपके क्या होता है। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी क्या है, सोमैटिक सेल। कहानी समझ में आया। तो ये सोमैटिक। अच्छा मैं बोलूँ इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, तो मैं बोलूँगा पेरेंट सेल, इसमें क्या होता है पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। मैं बोलूँ कि माइटोसिस को आपने क्यों बोला इक्वेशनल डिवीजन, तो मैं बोलूँगा पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल क्या कंटेन, क्या करते हैं, कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस में पेरेंट सेल, जैसे हमने कहा मान ले देख ये पेरेंट सेल है पीसी, इसके पास 46 क्रोमोजोम, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अब इसने क्या किया, माइटोसिस करके 2 सेल बनाया, इसके बाद 46, इसके बाद 46। इसका मतलब जितना पेरेंट सेल में है, पीसीडीसी लिख लो, पेरेंट सेल डॉटर सेल, तो क्रोमोजोम नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर क्रोमोजोम नंबर सेम आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर होगा सेम हूबहू इसमें पास होगा। अगर मियोसिस करते तो आधा कैरेक्टर जाता। तो जो भी ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से पैदा होते हैं, हमने कहा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से पैदा होते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा मैंने कहा मान लीजिए अड़हुल का पेड़ है, गुड़हल का पेड़, आप उसे कट करते हैं ना, तो कट करते फिर उसको बोते तो उसमें क्या मियोसिस हो रहा है, क्या माइटोसिस हो रहा है। इसका मतलब सारा हूबहू कैरेक्टर पेरेंट्स का वो बच्चे में जाएगा। आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया। तो ये कहानी समझ में आई माइटोसिस और मियोसिस का। अच्छा अब ये था माइटोसिस की कहानी, समझ में आना। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे आपको माइटोसिस में आपको 4 फेज पढ़ना है। माइटोसिस में 4 फेज पढ़ना है, 4 फेज, और 4 फेज का नाम आपको पढ़ाया गया था टे। याद आया कुछ। पी का मतलब क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रोफेज। कहाँ से, प्रोफेज। उसके बाद अब देखिए प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोजोम कहाँ लगेगा, इक्वेटर पे, मतलब बीच में। एनाफेज में क्रोमोजोम ब्रेक करेगा, और टेलोफेज में फिर से क्या होगा, डी कंडेंसेशन। तो इसमें हम क्रोमेटिन का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। क्रोमेटिन को इसमें हम क्रोमोजोम बनाते हैं, इसमें हम फिर से क्रोमोजोम को क्रोमेटिन बनाते हैं। समझ में आया ना। इसमें हम कुछ सेल ऑर्गेनेल को गायब कर देंगे, इसमें दोबारा लेके आएंगे, और इसमें क्या करेंगे, क्रोमोजोम को बीच में लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, उनको क्रोमेटिन में ब्रेक करेंगे। यही कहानी समझ में आ गई। ये आपकी कहानी थी किसकी, माइटोसिस का। अब इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। डीप में चलने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर हम डीप में चलेंगे।
हाँ भाई, ये समझ में आ गया सबको? तो ये कहानी समझ में आई सबको? इसमें किसी को तो कोई डाउट? अब अगर इसमें हम आगे की बात करते हैं, अगर इसमें हम आगे की बात करेंगे तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से आपको दिक्कत आ सकती है। तो समझिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे हमको, स्ट्रक्चर भी आपको समझाना पड़ेगा। तो पहले प्रोफेज के बारे में हम थ्योरी लिख देते हैं, फिर आपको स्ट्रक्चर बता देंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पूछे प्रोफेज क्या होता है, देखिए मान लो मैं पहला टर्म पढ़ा रहा हूँ आपको प्रोफेज, ठीक? तो आप बोलेंगे भैया प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है, तो पहली लाइन समझ में आ गई। तो मैं बोलूँगा, क्या बोलूँ? पहला लाइन, फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज कौन है? प्रोफेज है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म का घनत्व होता है उसमें बढ़ने लगता है। समझ में आया ना? विस्कोसिटी का समझते ना, आपको ये फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो साइटोप्लाज्म का विस्कोसिटी क्या होगी? इसमें बढ़ेगी। नॉर्मल चीज़ है, याद रहे या ना रहे, दैट्स नॉट अ मैटर। जो मेन यहाँ देखिएगा, इसमें क्या होगा? क्रोमेटिन कंडेंस। क्रोमेटिन क्या करेगा? कंडेंस। क्रोमेटिन जब आपका कंडेंस करेगा, आया ना? फॉर्म क्या बनाएगा? बोल, फॉर्म क्रोमोजोम। क्या बनाएगा? क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम के साथ क्रोमोजोम बन गया तो क्रोमेटिन नहीं होगा? होगा। अब एक चीज एनसीईआरटी ने कहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, अभी एनसीईआरटी की लाइन आपको नहीं पढ़ाई गई, सेल चैप्टर का नहीं पढ़ाया गया, उसमें लाइन हमें याद करना है, वो सब धीरे धीरे चलेगा। एनसीईआरटी की लाइन ने कहा, सुनिएगा, लिखा है G1 एंड, मैं जीवन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ S एंड G2 का। लिखा है S एंड G2 क्रोमोजोम आर नॉट डिस्टिंक्ट। लिखा है यस और G2 में क्रोमोजोम आर नॉट डिस्टिंक्ट बट आर अंडरवाइंड, इंटरवाइंड। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये होता है कि G2 में और यस में क्रोमोजोम आपको दिखते नहीं हैं, वो सब ऐसे घुले मिले रहते हैं, ऐसे। समझ में आया ना? अगर आपको क्रोमोजोम सही से देखना है तब तो आपको मेटाफेज में जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप क्रोमोजोम सही से तो प्रोफेज में भी नहीं देख सकते हैं। समझ में आया ना? इसका मतलब ज़्यादातर लिखा है कि G2 में और यस में जो आपके क्रोमोजोम होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब नॉट मतलब विजिबल नहीं होते, ये क्या होते हैं? इंटरवाइंड होते हैं। समझ में आया ना? क्या होते हैं? इंटरवाइंड होते हैं। आया समझ में? चलिए, अब एनसीईआरटी लाइन समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अब मैं इसे क्यों लिखा हूँ? इससे आपका सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो आप कहेंगे सर हम तो पढ़वा नहीं किए थे, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेज जब आता है तो इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल, इसका नाम सुनाया था। सेंट्रोजोम एक शख्स है जो एनिमल सेल में होता है, सेल डिवीजन कराता है। सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर बैठे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? डिप्लोजोम। याद आया कुछ? सेंट्रोजोम के अंदर क्या मिलता है? सेंट्रियोल। क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा सेंट्रोजोम तो मैं लिखता सेंट्रियोल डुप्लीकेट, तो ऐसे होगा इसे। तो अब पूछेगा प्रोफेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है कि सेंट्रोजोम? तो सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होगा तो आपका दो सेंट्रियोल ऊपर नीचे जाएगा ना? नहीं समझ में आया? देख इधर, मैंने कहा प्रोफेज में सेंट्रोजोम क्या होगा? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि आपका सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होगा एंड गोज टू पोल। अभी समझा रहा हूं, अभी डायग्राम में गोज टू पोल, पोल पे हो जाएंगे। तीसरा, क्रोमोजोम जो इसमें दिखता है, क्रोमोजोम सीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल ऑफ ऊल। आया ना? ऊल मतलब क्या होता है? ऊन। तो क्रोमोजोम जो होता है प्रोफेज में ऊल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कॉल्ड एज उसे कहते हैं सुप्रीम स्टेज को बोलते हैं, सुप्रीमी
आपसे पूछेगा ये आपको याद रखना है, ये बताइए, पूछेगा सुप्रीमी स्टेज कहाँ दिखता है। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, ये नाम ही ऐसा होगा सुप्रीमी स्टेज, है ना। तो या इसको ई हटा दीजिए थोड़ा सा, इसमें अगर होगा तो बता देंगे बाद में। आपसे पूछेगा सुप्रीमी स्टेज कहाँ देखने को मिलेगा। भाई अब तुम सोचो, अगर क्रोमोजोम मेरा ऐसे कंडेंस है तो ये ऊल जैसा नहीं कंडेंसेशन दिख रहा है, तो ये सुप्रीमी स्टेज हुआ कि नहीं हुआ। मेटाफेज में तो मैं जाऊंगा तो पूरा तो अलग अलग हो गया, वहां कहीं दिखेगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि सुप्रीमी स्टेज हमें कहाँ मिलेगा, प्रोफेज में। सेंट्रोजोम डुप्लीकेट किस में करेगा, प्रोफेज में। कंडेंसेशन किस में होगा, प्रोफेज में। ये लाइन समझ में आया। नेक्स्ट अब देखिएगा, अब डायग्राम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा सेल है और मैंने आपको एक बार और बता दिया, अगर मैं बोलूँगा प्रोफेज के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो प्रोफेज स्टेज होता है इसमें 3 पार्ट होता है। अर्ली दिख रहा है वीडियो में, मिडिल और एक होता है लेट। इतना फेज होता है। आप कहेंगे सर इसमें इसको कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अब डायग्राम समझिएगा। देखो मैंने कहा मान लीजिए मेरा सेल है, एक नॉर्मल सेल मैं बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा नहीं, मैं न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरा सेल है, अब इसमें मेरा क्रोमेटिन ऐसे कंडेंस रहेगा, तो ये क्रोमोजोम इसको कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा, तो ऊल जैसा दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज सुप्रीम स्टेज। आगे समझिए। अब मैं क्या कराऊंगा इसको, अब प्रोफेज का समझिएगा। मैंने कहा यहां मान लीजिए आपका ये है, ये आपका क्रोमेटिन है, ये क्या है, क्रोमेटिन है, और ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहानी समझ में आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका सेंट्रोजोम बैठा है, ये आपका सेंट्रोजोम है। कहानी समझिएगा। अभी सेंट्रोजोम आपका एक है, मैं सेंट्रोजोम को डुप्लीकेट करूंगा, सेंट्रियोल को नहीं करूंगा। अगर सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होगा तो सेंट्रियोल अपने आप बन जाएगा। हमें सेंट्रियोल को डुप्लीकेट नहीं करना है, क्योंकि सेंट्रोजोम के अंदर कौन होता है, सेंट्रोजोम के अंदर कौन होता है, सेंट्रियोल। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब चल आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैं ला रहा हूं अर्ली प्रोफेज। क्या ला रहा हूं, अर्ली प्रोफेज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस प्रोफेज की बात कर रहा हूं जब वो अर्ली स्टेज में रहता है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया। अब इसमें क्या होगा आपका, ये सेंट्रियोल क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, और ये अपना क्या करेगा, डुप्लीकेट बना लिया। देखिए ऐसे बन गया, ये डुप्लीकेट किया। इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे किसी कहानी हो गई अर्ली प्रोफेज की। और यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो आपके क्या बन जाएंगे, बताओ क्या बन जाएंगे, क्रोमोजोम बन जाएंगे। तो पहला इसमें क्या हुआ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। सेंट्रियोल क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट कर गया। आ रहा है समझ में। अब ये अर्ली हो गया। अब मैं इसमें आ रहा हूं मिडिल फेज में, मिडिल प्रोफेज। जब मैं मिडिल प्रोफेज में आऊंगा तो देखिए, जब मैं मिडिल प्रोफेज में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अब मैं करा रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। ओके, सेंट्रियोल आपका कहाँ जाएगा, पोल पे। कहाँ जाएगा, पोल पे। तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। आ रहा समझ में। यहाँ मैंने क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। आ गया, आगे चलो। अब लास्ट वाला क्या बचा बच्चों, लेट प्रोफेज। क्या बचा, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में जब आप जाएंगे तो यहां क्या होगा आपका, देखिएगा समझिएगा। इसमें क्या होगा आपका कि जो आपके क्रोमोजोम होंगे उनसे कौन लग जाएगा, इनसे लग जाएगा स्पिंडल फाइबर। कौन लग जाएगा, स्पिंडल फाइबर। आया। और स्पिंडल जब फाइबर लग जाएगा तो स्पिंडल उनको इक्वेटर पे अरेंज करने की कोशिश करेगा। तो अब समझ लीजिएगा, मैंने कहा इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। इसका मतलब लेट प्रोफेज को हम प्रोमेटाफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेट प्रोफेज को हम प्रो में, मतलब कि प्रोमेटाफेज का मतलब होता है कि हम मेटाफेज में जा रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि आप अर्ली प्रोफेज
के बाद मेटाफेज में जाते हैं कि लेट प्रोफेज के बाद? लेट प्रोफेज के बाद। इसका मतलब लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर लग के ये क्या करते हैं, इस अगर मान लीजिए लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर तो जुड़ते हैं इसलिए ताकि क्रोमोसोम को हम अलग कर सकें। स्पिंडल फाइबर का मेन काम है कि क्रोमोसोम को मुझे तोड़ना है, क्रोमोसोम को मुझे डिवाइड करना है, इनका मेन काम ये होता है। लेकिन लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते हैं, और मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर पे लग जाते हैं। आया कि नहीं समझ में आया? तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, मैं इसमें लिख सकता हूं स्पिंडल फाइबर तो कहानी समझिए, तो मैं इसमें लिख सकता हूं इसमें कि क्रोमोसोम स्टार्ट क्या, टू गो ऑन इक्वेटर, गए नहीं हैं, जा रहे हैं। बहुत बड़ी फरीफा। ये आपका हो गया प्रोफेज की कहानी, समझ में आया? अब इसमें दो बात होता है, देखिए जब यहाँ समझना, अभी दो बात और है। जब यहाँ पे आपका सेंट्रियोल पोल पे जाता है तो सेंट्रियोल पोल पे जाके ऐसे रे बनाता है, रे, इसे बोलते हैं एस्ट्रल रे। यहाँ बनाएगा इसे बोलेंगे एस्ट्रल रे। आया समझ में? ये सब क्वेश्चन है, इसी को मिला के बोलते हैं एस्टर, और इसी को बोलते हैं, समझ में आया ना, उसे बोलते हैं माइटोटिक अपरटस। फिर से समझ, मैंने कहा मेरे पास ये सेल था, मेरे पास ये सेल ने क्या करा, मुझे क्या कराना, अब इसको माइटोस कराना है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करने के बाद कहाँ जाएगा, पोल पे जाएगा, और वहाँ से क्या निकालेगा, एस्टर निकालेगा। तो जब सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल अपने अंदर से क्या निकालेगा, माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब अपने अंदर माइक्रोट्यूब्यूल, उसी को एस्टर रे बोलते हैं। इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको अलग से बता देते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन, यहाँ देख लो, जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई सेल है, दिख रहा है, अच्छा इसको अलग से बता देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक टॉपिक और बता देते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत इसमें आई, बताइए, सारी चीज़ समझ में आई? तो ये कहानी किसकी थी भाई, किसकी कहानी थी, प्रोफेज की। किसकी, प्रोफेज की। अभी इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको बता दे रहे हैं पूरा अच्छे से। हाँ चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब चलिए, अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार क्या करिएगा, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अगर यहाँ समझ में आपको आ गया, प्रोफेज में ही दिक्कत है भाई, प्रोफेज में सारी बेसिक बतानी है, एक बार समझ गए तो पूरी कहानी माइटोसिस मियोसिस हमने कहा अगर तुम्हें माइटोसिस का प्रोफेज समझ में आ गया तो पूरी माइटोसिस अक्खी समझ में आ गई, मियोसिस का प्रोफेज समझ में आ गया तो पूरी मियोसिस समझ में आ गई। क्योंकि मियोसिस आपका दो तरीके का होता है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, आपको बताएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप समझ गए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देख लो, मैंने कहा अब मैं बात करूंगा आपसे, देखिए मैं बात करूंगा एक एस्ट्रल रे का और मैं बात करूंगा आपको स्पिंडल फाइबर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ सब बना देता हूँ। मैंने आपको पूरा प्रोफेज खत्म कर दिया है ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं इसके बाद क्या क्या होने वाला है वो सीधे उसका बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ जब टर्म आए तो आपको समझ में आ जाए। आया? मोटिवेट करूँगा तो हम पढ़ाएंगे क्या। चलिए अब देख, मुझे दो चीज़ पढ़ना है, एक पढ़ना है एस्ट्रल रे, समझ जा, और एक पढ़ना है स्पिंडल फाइबर। इतनी बेसिक बता रहा हूँ आपको, इससे बेहतर बेसिक आपको कहीं मिलेगा नहीं, कोई बताएगा जल्दी नहीं, बताएंगे लेकिन आगे पीछे बताते हैं, तो इसलिए मैं आपको सारा बेसिक बता रहा हूँ। एस्ट्रल ले और स्पिंडल फाइबर, अब समझिएगा एस्ट्रल ले स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या होता है, देख लेना। मैंने कहा मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस था, आया, मैं सेल नहीं बनाऊँ, न्यूक्लियस बनाऊँ। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट करेगा, जब डुप्लीकेट करेगा तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, पोल पे ही तो जाएंगे ना। तो सेंट्रियोल, मैं बोलूँगा सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रे, मैं सेंट्रियोल को और एस्ट्रल रे को, तो मैंने कहा यहाँ क्या मैंने बना दिया, एस्ट्रल रे। ओके, हो गया। तो मैंने कहा सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रे को मैं बोलता हूं एस्टर, क्या बोलता हूं, एस्टर। अब समझ में आ गया। फिर मैंने बोला इनका मेन काम क्या होता, होल्ड सेंट्रियोल, कहां पे, ऑन पोल। इनका मेन काम होता है कि सेंट्रियोल को पोल पे रोके रहना। आ गया समझ में। स्पिंडल फाइबर देखिए क्या होता है,
अगर मैं स्पिंडल फाइबर की बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ देखिएगा ये यहाँ आपका है, उसके बाद क्या होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता था। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा जब ये, तो यहाँ क्या होगा आपका, इस क्रोमोजोम को, मैंने कहा ना इस क्रोमोजोम को जो क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम है आपका, ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंट्रियोल से जो रे कनेक्ट है वो एस्ट्रल रे है, लेकिन जो क्रोमोजोम से कनेक्ट है वो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर। और इस सेंट्रियोल से कनेक्शन किसका है? स्पिंडल फाइबर का। इसका मतलब इसको होल्ड करने वाला एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट करने वाला कौन है? सेंट्रियोल है। समझ में आया ना? तो मैंने कहा क्रोमोजोम, स्पिंडल फाइबर क्या करता है? कनेक्टेड टू क्रोमोजोम, कनेक्टेड टू क्रोमोजोम। तो स्पिंडल फाइबर आपसे किससे कनेक्ट होगा? क्रोमोजोम्स। इसका मेन काम क्या है? डिवाइड क्रोमोजोम, डिवाइड क्रोमोजोम। स्पिंडल फाइबर का मेन काम क्या है? कि मैं क्रोमोजोम को डिवाइड कर दूं। ये इसमें खिंचा होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या करेगा? क्रोमोजोम को डिवाइड करेगा। ये क्या डिवीजन करा रहा है क्या? नहीं, इसका मेन काम है सेंट्रियोल को होल्ड करना। तो मैंने आपसे पूछेगा सेंट्रियोल और एस्टर ले को मिला के क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। समझ में आया ना? क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। और ये एस्टर कहाँ पे होंगे? हमेशा पोल पे रहेंगे। आया ना? और किससे निकलेंगे? सेंट्रियोल से। समझ में आया ना? ये दोनों लाइन में किसी कंफ्यूजन? एस्टर ले अलग बात होती है, स्पिंडल फाइबर अलग बात होता है। एस्टर ले कभी भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन, देख बताना, मैं बोलूंगा एस्ट्रल रे कनेक्टेड टू, एस्ट्रल रे कनेक्टेड टू क्रोमोजोम, एस्ट्रल रे क्रोमोजोम से कनेक्ट होता है। ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन मैं यहां लिख दूं स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड टू क्रोमोजोम, ये लाइन सही है गलत है? बता, गलत है सही है? बताओ। ये लाइन आपकी सही है। कहानी समझ में आया? छोटी सी बात है लेकिन बहुत बेसिक बात। ओके, ये लाइन समझ में आई सबको? तो एस्ट्रल ले और स्पिंडल फाइबर, ये बेसिक चीज़ थी, बता दिया मैंने। अब इसके आगे थोड़ा समझते हैं। अभी स्पिंडल फाइबर में हम लोग और आते हैं। स्पिंडल फाइबर में बहुत सारी बातें हैं, आपको भी बता देते हैं हम। अरे बैक कैसे जाएगा भाई? बैक करो। चलिए अब आइए, रखे रखे बता दिए होते, पी लिए होते, हम फ्रिज से निकलवा के लाए हैं। आ गया? तो एस्टर समझ में आया? जहां एस्टर होगा वहीं सेंट्रियोल होगा। समझ में आया ना? एस्टर जो होता है सेंट्रियोल के साथ एस्टर ले होते हैं। अब इसके बाद यही जो आपको पढ़ाएंगे, यही लास्ट टॉपिक प्रोफेज का। फिर अगले दिन से क्या चलेगा? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देखिएगा अब, देखो सिंपल देखो, जैसे हमने कहा, मान लीजिए इसमें अलार्म बज रहा होगा, इसको भी नहीं रहा जाता है ना। चलो बाबू देखो, मान लो मैं यहाँ बना दिया सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल, मैंने यहाँ क्या निकाला? एस्टर, और इसको पूरे को मिला क्या बोलेंगे? एस्टर। सेंट्रियोल एस्टर ले को मिला के क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अब इधर भी एस्टर होगा, देखना ध्यान से, इधर भी एस्टर होगा। मैंने क्या किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने डिसअपीयर कर दिया है। अगर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर किया है तो इसका मतलब ये पूरा आपका जो है ये सेल है। क्या है? पूरा सेल है। लेकिन डिसअपीयर क्या है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर है। ओके, अब देखना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्रोमोजोम रखा है, 1 2 3 4 क्रोमोजोम है मेरे पास। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इन क्रोमोजोम को मैंने सेंटर में रखा है, सेंटर में रखा है सिर्फ समझने के लिए, इसमें कोई बेसिक चीज़ नहीं है, इसको हम समझा रहे हैं ताकि आगे आपको काम आ जाए। यहाँ से मैंने क्या किया, इससे स्पिंडल फाइबर जोड़ दिया, इससे स्पिंडल जुड़ा है। यहाँ से क्या किया, स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। अब देखिएगा ये जो, अच्छा ये टूटा नहीं है अभी, मान लीजिए मैं इसको तोड़ दूं,
छोड़िए इसको। देखिए ये क्या है आपका बताइए, ये पूरा मिला के क्या है, एस्टर है। ये क्या है, देखिए वह स्पिंडल फाइबर जो कंटिन्यू नहीं है, बीच में क्रोमोजोम आ जाता है, उसे बोलते हैं क्रोमोजोमल फाइबर। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर, या उसे कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर आया ना, क्योंकि अब ये जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ता है। याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर ज्वाइन टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम। याद आया कुछ? क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से जुड़ेगा कि काइनेटोकोर से। अब बताइए किसमें लगाएंगे ऑप्शन में। पूछा है क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से या क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ेगा। तो हमने कहा सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर होता है, तो हम जेड आंसर किस पे लगाएंगे, काइनेटोकोर पे। सेंट्रोमियर में तो काइनेटोकोर होता है ना। हमने कहा मान लीजिए क्रोमोजोम है, तो यहाँ क्रोमोजोम हमने आपको पढ़ाया था, ये क्रोमोजोम है, ये क्या है, क्रोमोजोम के पार्ट हैं ये वाले। यहाँ क्या होता है आपका, ये जो पार्ट है क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है। अब यहाँ स्पिंडल फाइबर जब जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा तब तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे होता है। आ गया, किसी कोई दिक्कत? तो ये क्या है, ये जो आपका है, ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि बीच में क्रोमोजोम आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। हो गया। और ये देखो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर जोड़े हैं जहाँ पे क्रोमोजोम जुड़ा ही नहीं है, जहाँ पे क्रोमोजोम जुड़ा ही नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा कंटिन्यूअस फाइबर। क्या बोलूँगा बच्चों, कंटिन्यूअस फाइबर। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर हो गया, ये दिख रहा है। इसका मतलब वह है फाइबर, वह स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोजोम से नहीं जुड़ा है और लगातार जा रहा है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, उसे बोला हमने कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। आसान है, इसकी डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं। और डिसकंटिन्यूअस जो होता है वह स्पिंडल फाइबर जो यहां से तो चला लेकिन बीच में क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ गया, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या क्रोमोजोमल फाइबर या काइनेटोकोर फाइबर। इसका मतलब आपसे पूछेगा स्पिंडल फाइबर में से कौन सा फाइबर क्रोमोजोम से जुड़ जाता है, क्रोमोजोमल, काइनेटोकोर या डिसकंटिन्यूअस, और जो ना जुड़े कंटिन्यूअस। अब जैसे मान लीजिए सेल डिवाइड करने, अब यहीं से सोचिएगा, मान लीजिए सेल डिवाइड किया। अब जैसे मान ले ये मेरा सेल, ध्यान से, जैसे मान लीजिए सेल डिवाइड किया, जब सेल डिवाइड करेगा इसका मतलब जब आपका क्रोमोजोम टूटेगा, जब क्रोमोजोम आपका टूटेगा तो आपको ये बताना ध्यान से कौन सा फाइबर घट रहा है, कौन सा फाइबर बढ़ रहा है। अब तुम बताओ हमको जरा, जब सेल डिवाइड कर रहा है तो कौन सा फाइबर बढ़ेगा, कौन सा फाइबर घटेगा। भाई देख, ये से डिसकंटिन्यूअस था, अब ये टूटेगा तो अब इसकी लेंथ क्या हो रही है भाई, कम होगी ना। जैसे स्प्रिंग होता है, कोई खींच ले फिर छोड़ दे तो पुचुक आया। तो इसका मतलब जब क्रोमोजोम आपका ब्रेक होता है तो जो आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर होगा वो बढ़ जाता है। भाई सेल में भी तो इलॉन्गेशन होगा ना बाद में। पहले तो क्रोमोजोम इसका पहले फाइबर बढ़ेगा, उसके बाद सेल भी बढ़ता है, सेल बढ़ेगा तब तो उसको रोके रहेगा। जैसे हमने कहा सेल को डिवाइड करना होता है, तो जब सेल को डिवाइड करना होता तो ऐसा नहीं कि भाग कर दे तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, 70% कहीं और गया, 20% कहीं और गया, ऐसा नहीं होता। सेल को इक्वली में डिवाइड करना होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका कंटिन्यूअस फाइबर क्या होगा, आपका घट जाएगा। आया ना, समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज़ें हम बात करेंगे आपसे बाद में, जब आप बोलेंगे कंटिन्यूअस फाइबर घटेगा, डिसकंटिन्यूअस फाइबर बढ़ेगा। अब देखिए इसके बीच में जो फाइबर बनता है, फाइबर नहीं बनता, इसको बोलते हैं इंटरजोनल स्पेस, इंटरजोनल स्पेस कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि डिसकंटिन्यूअस के बीच में क्या बढ़ रहा है, इंटरजोनल स्पेस बढ़ रहा है। अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। समझ में आया ना, कहानी समझ में आई? इसको इंटरजोनल स्पेस कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये बेसिक आपको समझ में आया। फिर से बता देता हूँ, ये आपका क्या है, सेंट्रियोल है। यहाँ से जब माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं तो उसको एस्टर बोलते हैं।
एस्टर। इन दोनों को मिला के सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल है आपका, ठीक, और ये एस्ट्रल रे है, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। आया है कि नहीं? अब आपसे पूछेगा एस्टर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा दो सेंट्रियोल और एक एस्ट्रल रे को मिला के क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। मैंने कहा दो सेंट्रियोल और एस्ट्रल रे, अरे भाई ये सेंट्रोजोम है, तो मैं बोलूं एक सेंट्रोजोम, याद रख, दिख रहा है वीडियो में, एक सेंट्रोजोम के साथ मैं एस्ट्रल रे जोड़ दूं तब भी मैं क्या बोलूंगा? एस्टर। अगर मैं यहां लिख दूं टू सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रे तब भी मैं क्या बोलूंगा? एस्टर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है? तो आपसे पूछेगा जब कोई सेल डिवाइड करता है तो कितने एस्टर बनते हैं? एक यहाँ बना, एक यहाँ बना है। कितने सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं? सेंट्रियोल 4। कितने सेंट्रोजोम? 2। आया? पूछेगा डुप्लीकेट कब किया? इसने कब डुप्लीकेट किया था? प्रोफेज में डुप्लीकेट किया था। आया समझ में? तो आज के लिए वीडियो इतनी थी। इतनी अगर आपको बेसिक आ गई है तो अब जब आप पढ़ेंगे तो कहेगा सर कुछ नहीं था, कब खत्म हो गया। समझ में आया? चलिए ठीक, थैंक यू।